osmoregulators in freshwater animals. osmoregulators जो हैं इन फ्रेश वाटर कि फ्रेश वाटर में जो ऑस्मोरेगुलेटर एनिमल्स हैं, हाउ दे लिव, वो किस तरह सर्वाइव करते हैं. आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी स्ट्रीम के अंदर किसी पॉन्ड में शार्क आ गई हो. द रीज़न इज़ दैट कि वो ऑस्मो रेगुलेटर तो है बट इट इज़ अडॉप्टेड टू लिव इनटू द मैरीन वाटर. वो मैरीन वाटर में एग्जिस्ट कर सकती है, सर्वाइव कर सकती है. अब इसमें हमारे पास जो फ्रेश वाटर हैं उसमें अगेन वी हैव बोनी फिशेस. और अगर आप इसका मैकेनिज़्म देखेंगे तो ये टोटली डिफरेंट होगा एज़ कंपेयर टू द मैरीन वाटर. उसकी वजह ये है कि जो फ्रेश वाटर है ये हाइपोटोनिक है. दिस इज़ द फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट. यानी फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है वो कंसंट्रेशन ऑफ सैल्यूट जो हैं उनसे ज़्यादा है, वो हाइपोटोनिक. तो चूँकि ये फ़िश ऑस्मोरेगुलेटर है तो अल्टीमेटली ये फ़िश जो है ये अपने आप को हाइपरटोनिक मेंटेन करती है. यानी इसकी जो इंटरनल कंडीशंस हैं वो हाइपरटोनिक हैं, जबकि इसकी जो सराउंडिंग है वो हाइपोटोनिक है. तो ये किस तरह कि एक तो डू नॉट ड्रिंक वाटर, एक तो ये पानी नहीं पी रही. हम डिस्कस कर रहे थे कि जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं वो किस तरह ऑस्मो रेगुलेटर के तौर पर बिहेव करते हैं. तो ये मैंने एक बोनी फिश जो है वो ड्रॉ की है. इसमें आप देखें कि ये जो बोनी फिशेस होती हैं दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, ये पानी नहीं पीती, बट वाटर कैन डिफ्यूज़ इन थ्रू देयर बॉडी सर्फेसिस, स्किन, और उस वाटर के साथ साथ जो सैल्यूट्स हैं मिनरल्स की फॉर्म में वो भी एंटर होते हैं. ये फिशेस ऐसा फूड इनटेक करती हैं जो कि एल्गी बेस्ड होता है और एल्गी में भी सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ये गिल्स के थ्रू भी अपटेक करती हैं सॉल्ट्स को. अब यहाँ पे इनका मैकेनिज़्म ये होता है कि ये फिशेस जो हैं ये अपने अंदर वाटर कंसंट्रेशन को कम रखती हैं. कैसे कि ये यूरिन जो है वो डाइल्यूट फॉर्म में प्रोड्यूस करती हैं जिसमें वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सैल्यूट के. वेयर एज़ ये अपनी बॉडी के अंदर सैल्यूट्स को ज़्यादा क्वांटिटी में रिटेन करती हैं. तो इस तरह ये इंटरनली अपने आप को हाइपरटोनिक कर लेती हैं और इनकी जो सराउंडिंग होती है वो हाइपोटोनिक होती है. तो आप देख सकते हैं कि इनके अंदर सैल्यूट कंसंट्रेशन वाटर की कंसंट्रेशन से ज़्यादा है जबकि सराउंडिंग में वाटर की कंसंट्रेशन सैल्यूट से ज़्यादा है. तो सराउंडिंग इनकी हाइपोटोनिक है जबकि फ़िश इटसेल्फ जो है वो हाइपरटोनिक है. सो इन दिस वे इसकी इंटरनल कंडीशन और सराउंडिंग से डिफरेंट है और ये उसको रेगुलेट करती है मेंटेन करने के लिए, इसलिए इसको हम ऑस्मो रेगुलेटर का नाम देते हैं. सो दिस इज़ एंड ऑफ द ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एंड इन मैरीन वाटर लाइफ. अब हम बात करते हैं कि जो लैंड पे एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं, हाउ दे सर्वाइव्ड, वो किस तरह ऑस्मो रेगुलेशन की जो एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करते हैं.
osmoregulation in terrestrial animals, यानी जो खुश्की पे एनिमल्स रहते हैं वो किस तरह ऑस्मो रेगुलेशन की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। इसमें जो ज़्यादा सक्सेसफुल ग्रुप है इनवर्टेब्रेट्स में, दैट इज़ द आर्थ्रोपोड्स, that is the most successful invertebrate group which can live on land, जो लैंड इन्वायरमेंट में बड़ा सक्सेसफुली सर्वाइव करता है। और इसके अलावा इनमें रेप्टाइल्स, ये इनवर्टेब्रेट्स हैं, जबकि वर्टिब्रेट्स में रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, दे आर वर्टिब्रेट्स। ये खुश्की पे रहने वाले एनिमल्स हैं। इनकी बॉडी में कुछ अडॉप्टेशंस हैं जिसकी वजह से दे कैन सर्वाइव सक्सेसफुली ऑन द लैंड। मसलन अगर हम आर्थ्रोपोड्स की बात करते हैं तो इनमें एक तो काइटन, इनके एक्सो स्केलेटन का पार्ट होता है। एक्सोस्केलेटन इज़ मोस्टली मेड अप बाय काइटन। काइटन इज़ अ होमोपोलीसेकेराइड, एक कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर नाइट्रोजन भी मौजूद होती है। ये वाहिद कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें नाइट्रोजन का ग्रुप मौजूद होता है। और काइटन जो है दैट इज़ मच मोर रेजिस्टेंट दैन एनी अदर पॉलीसेकेराइड लाइक सेलुलोज, उससे ज़्यादा ये रेजिस्टेंट है काइटन। तो इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटनस होता है, काइटन का बना होता है। और इसके अलावा इनकी जो स्किन है उसमें डेड केराटिनाइज्ड सेल्स होते हैं। दैट इज़ द डेड केराटिनाइज्ड सेल्स। डेड केराटिनाइज्ड सेल्स इनमें मौजूद होते हैं। ये जो हैं डेड केराटिनाइज्ड सेल्स, ये और काइटन, ये दोनों एक ऐसी लेयर बनाती हैं इनकी एपिडर्मिस में जो कि इनकी बॉडी से वाटर लॉस को रोकती है। इस तरह देयर बॉडी बिकम वाटर प्रूफ। उनकी बॉडी के अंदर का जो वाटर है दैट कैन नॉट बी evaporated easily from their body due to these two structures in case of arthropods. जबकि in higher animals like in vertebrates, there are also some adaptations, उनमें भी कुछ adaptations हैं। उसमें भी मल्टी layered skin, keratinized cells in skin और कुछ और भी मैकेनिज़म्स हैं, फिज़ोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल अडाप्टेशंस हैं जो कि उनकी बॉडी से वाटर लॉस को बचाती हैं। ये जो एनिमल्स हैं इनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी हैं, कुछ मेटाबॉलिक अडॉप्टेशंस भी हैं। और कुछ इनमें बिहेवियरल अडॉप्टेशंस भी हैं टू लिव ऑन द लैंड सक्सेसफुली। एक एक्टिविटी जो लैंड एनिमल्स में है दैट इज़ कॉल्ड एज एन
हाइड्रोबायोसिस। ये भी इनकी बॉडी का एक फीचर है। और ये जो करेक्टरिस्टिक है लैंड एनिमल में, स्पेशली इन केस ऑफ डेजर्ट एनिमल्स, जो कि डेजर्ट एनिमल्स हैं, उनमें आप इसको देख सकते हैं क्लियरली कि ये एनिमल्स जो होते हैं दे हैव एबिलिटी टू टॉलरेट द स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड, कि वो बग़ैर पानी पिए बहुत ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा रह सकते हैं। उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो पानी की कमी को ज़्यादा टाइम तक बर्दाश्त कर सकते हैं। इस करेक्टरिस्टिक को हम एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं। इसमें अगर हम मेटाबॉलिक अडाप्टेशन की एक एग्जांपल देखें तो इसमें हमारे पास आता है डेजर्ट कैंगरू रैट। ये एक रैट है जो कि वाटर इनटेक ना होने के बराबर है इसकी बॉडी में। तो फिर ये रैट किस तरह सर्वाइव करता है? ये जो रैट होता है ये मोस्टली फीड करता है ऑन कार्बोहाइड्रेट रिच सीड्स। ये ऐसे सीड्स इनटेक करता है, ऐसे सीड्स पे सरवाइव करता है, खाता है उनको खुराक में, जो कि कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं। तो अल्टीमेट जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है इसकी बॉडी के अंदर और वो कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज होते हैं तो उनमें वाटर एक प्रोडक्ट के तौर पर प्रोड्यूस होता है, जिसको हम मेटाबोलाइट भी कहते हैं, वाटर एज अ मेटाबोलाइट। वो जो वाटर है विच इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ मेटाबॉलिज्म दैट इज़ यूज्ड बाय दिस ऑर्गेनिज्म। तो ये जो एबिलिटी है इस एनिमल की कि वो पानी ना होने पीने के बराबर सर्वाइव करता है, पानी बहुत कम यूज़ करता है, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम सर्वाइवल है वो कार्बोहाइड्रेट रिच सीड्स पर है। तो ये इसकी मेटाबॉलिक अडाप्टेशन है कि ये इन कार्बोहाइड्रेट से बनने वाले, इनके ऑक्सीडेशन से बनने वाले पानी पे ये सर्वाइव करता है। बिहेवियरल अडाप्टेशन में एनिमल अपने आप को एडजस्ट करता है, लैंड एनिमल अपने आप को एडजस्ट करता है। जैसे हम गर्मियों में वाटर इनटेक अपना बढ़ा लेते हैं और सर्दियों में हम वाटर इनटेक कम कर लेते हैं, ये हमारे बिहेवियर का पार्ट बन जाता है। तो दिस इज़ बिहेवियरल अडाप्टेशन। So it is the end of the topic regarding osmoregulation। तो हमने osmoregulation को भी डिस्कस किया, उसकी बेस पे हमने एनिमल्स को क्लासीफाई भी किया, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स को डिस्कस किया। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स में हमने मैरीन एनवायरनमेंट को डिस्कस किया और ऑस्मो रेगुलेटर्स में हमने मैरीन को भी डिस्कस किया, हमने फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट को भी डिटेल में डिस्कस किया और फिर हमने टेरेस्ट्रियल लाइफ जो है उसको भी डिटेल में डिस्कस किया।